हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 24 मई 2023 के करंट अफेयर के साथ। आप करंट अफेयर का पीडीएफ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जो डेली की पीडीएफ होती है, इसमें मैं आपको स्टैटिक जीके के भी काफी सारे फैक्ट देता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूला करिए। जब भी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, तो एग्जाम इंजन को 5 स्टार रेटिंग गूगल प्ले स्टोर पे देना ना भूलिए। क्योंकि ध्यान रखिए, एग्जाम इंजन डेली आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल तो लाता ही है, साथ में जितने भी आपको यहाँ पर वीओडी और लाइव बैचेस मिलते हैं, वो सब भी सबसे कम फी में हम आपको अवेलेबल कराते हैं। इस वजह से एग्जाम इंजन के लिए 5 स्टार रेटिंग तो बनती है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा था, और इसमें भी माउंटेन रेंजेस का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि सासेर कांगड़ी माउंटेन रेंज जो है, ये भारत में कौन से स्थान में पड़ती है। तो सही आंसर है इसका, ये लद्दाख में पड़ती है। अब अगर पर्टिकुलर मैप में बात करें, तो इधर देखिएगा, मैं उत्तरी भारत आपको बनाकर दिखा रहा हूं। तो ये है हमारा उत्तरी भारत। अब यहां पर ये तो है केटू, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं। तो केटू से जब आप पूर्व की तरफ आओगे, तो ये पड़ती है काराकोरम की पहाड़ियां। और काराकोरम से भी जब आप पूर्व की तरफ आओगे, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यही है आपका सासेर कांगड़ी माउंटेन रेंज। इससे आप और आगे की तरफ चले जाओगे, तब ये पूरा लद्दाख रीजन तो ये वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। और आगे आप चले जाओगे तो प्योंगयांग लेक, आपको ये सारी चीजें आगे मिल जाएंगी। तो दैट इज कॉल्ड सासेर कांगड़ी माउंटेन रेंज। आई होप आप समझ गए होगे। बाकी आप अगर इधर तिब्बतियन माउंटेन रेंजेस में देखो, तो यहाँ पर हमें कैलाश मानसरोवर की पहाड़ियां मिल जाती हैं। और इन्हीं के पास से एक पर्टिकुलर पॉइंट है, या आप बोल सकते हो ग्लेशियर है, जिसको बोलते हैं बोखर चू। क्या बोलते हैं? बोखर चू। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं इंडस रिवर। सिंधु नदी यहीं से निकलती है। क्या आप बता सकते हो सिंधु नदी की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाए सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मतलब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आंसर होगा चिनाब। लेकिन मैंने जो आपसे पूछा सिंधु की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मतलब लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, तब आंसर होगा सतलज। तो दोनों चीजें अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत ने होस्ट किया है आईएसओ कोपल्को को। ये जो इस बार का आईएसओ कोपल्को है, ये कौन सा संस्करण भारत के द्वारा होस्ट किया गया है? तो इस बार इसका 44वां संस्करण भारत ने होस्ट किया है। यहाँ पर आईएसओ का मतलब क्या है? तो आईएसओ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अलावा कोपल्को की जो यहाँ पर फुल फॉर्म है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी। ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए, तो पूरा इसका मतलब क्या निकल कर आता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी। आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ये जो पूरा संस्करण है, इसको जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसके वेलफेयर के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर दरअसल प्लान्स की बात करी गई है कि किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में हमें कौन कौन सी कंज्यूमर फोरम के तहत पॉलिसी बनानी चाहिए, अर्थव्यवस्था पर इन सारी चीजों का क्या फर्क पड़ता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर करी गई, कंज्यूमर को एम्पावर करने की बात कही गई, लीगल फ्रेमवर्क्स की बात करी गई। इसके बाद चैलेंजेस जो आते हैं इन सारी चीजों को फॉलो करने में, उनके ऊपर बात करी गई। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसको होस्ट पता है किसके द्वारा किया गया? तो मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बीआईएस के द्वारा। बीआईएस जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और अगर आईएसओ की बात करें, तो ये तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ की स्थापना 1947 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। इस टाइम पर आईएसओ के मेंबर कंट्रीज हैं 168। पूरे दुनिया में 168 देश इसके मेंबर हैं। अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को एक नहीं बल्कि दो देशों के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एक तो है पपुआ न्यू गिनी, और दूसरा है फिजी। इन दोनों देशों ने सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। और पपुआ न्यू गिनी का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसको बोलते हैं ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू। क्या बोलते हैं? लोगोहू। इसके अलावा आज तक पीएम नरेंद्र मोदी को बहुत सारे देशों के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एक नजर डाल लेते हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में सरकार आई है, उसके बाद से ये वो देश हैं जिन्होंने इनको सम्मानित किया है। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी को
ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल साउद से सम्मानित किया गया था सऊदी अरेबिया के द्वारा। इनको अफगानिस्तान की तरफ से भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है, जिसको बोलते हैं गाजी आमिर अमानुल्लाह खां अवार्ड। और इस टाइम पर अशरफ गनी हुआ करते थे यहाँ के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फलस्तीन की तरफ से ग्रैंड कॉलर से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से जायद अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन है। रशिया ने भी इनको ऑर्डर ऑफ सेंट इस्टू से एंड्रू से सम्मानित किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मालदीव्स में इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार ने इनको निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया है 2019 में। बहरीन की सरकार ने भी इनको किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस से सम्मानित किया है। अमेरिकी सरकार ने इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर तो नहीं दिया है, लेकिन लीजन ऑफ मेरिट बाय यूएस गवर्नमेंट। दरअसल ये सम्मान यूएस गवर्नमेंट उस व्यक्ति को देती है जिसके रहते हुए अमेरिका से जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको लेकर बेहतर रिलेशन हुए हैं। तो इनको लीजर ऑफ मेरिट बाय यूएस गवर्नमेंट से सम्मानित किया गया है। तो ये वो अवार्ड है जो कि पिछले कुछ टाइम में सम्मानित किए गए हैं हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के तौर पर। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर से भी सम्मानित किया गया है। किससे? ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। अभी हाल ही में G20 की दूसरी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां पर आयोजित करी गई है? तो इस बार ये मीटिंग आयोजित करी जा रही है बेंगलुरु में। कब से कब तक? 23 तारीख को, कल के दिन ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। आज चलेगी और कल चलेगी। 23, 24 और 25 मई को बेंगलुरु में ये मीटिंग आयोजित करी जा रही है। जो पहली मीटिंग है ये कहां पर आयोजित करी गई थी? तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की पहली मीटिंग मुंबई में अभी हाल ही में आयोजित करी गई थी 28 से लेकर 30 मार्च तक। इसके अलावा अभी हाल ही में एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट की थर्ड मीटिंग कहाँ आयोजित करी गई है? ये भी मुंबई में करी गई है आयोजित। और मुंबई में अभी हाल ही में दूसरी मीटिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की भी आयोजित करी गई थी। ये दोनों मीटिंग मई के महीने में मुंबई में आयोजित करी गई है। और G20 की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। G20 के टोटल 19 मेंबर कंट्रीज हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन यहाँ पर हिस्सा लेती है। इसके अलावा G20 की अध्यक्षता 2024 में ब्राजील करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 76वें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। क्या आप बता सकते हो ये कौन सा देश है जहां पर इस बार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया जा रहा है? तो इस बार इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। और स्विट्जरलैंड में कहां पर? स्विट्जरलैंड में जिनेवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जिनेवा में भारत की तरफ से भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर इवेंट में दो की नोट है। एक जिसका नाम है टुगेदर वी फाइट अगेंस्ट टीबी। टीबी से मुक्ति के लिए जो पर्टिकुलर कैंपेन है उसको लीड किया इन्होंने। और इसके अलावा एक और है यहाँ पर की नोट जिसका नाम है हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया। क्या है? हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया। तो यहाँ पर इस की नोट को भी भारत की तरफ से यहाँ पर एड्रेस किया गया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करी जाए। तो ये जो पर्टिकुलर असेंबली है, इस असेंबली से हमें काफ़ी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और भारत यहाँ पर ग्लोबल लीडर बन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेडिकल क्षेत्र में उभर सकता है। स्विट्जरलैंड में इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर सरकार चल रही है एलन बेरसेट की। कौन है राष्ट्रपति? एलन बेर। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। क्या बोलते हैं इसको? बर्न। अभी हाल ही में ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करी जानी है 29 मई को? और इसकी खास बात ये होगी कि इस सैटेलाइट के साथ एक एटॉमिक क्लॉक भी लगी होगी जो कि इसको रियल टाइम नेविगेशन में मदद करेगी। तो ये है हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ये नेविगेशन सैटेलाइट 29 मई की सुबह को लॉन्च करने जा रही है। इसको आंध्र प्रदेश के अंदर श्री हरिकोटा लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर जो रॉकेट का यूज किया जाएगा वो होगा GSLV F-12 रॉकेट का यूज किया जाएगा। ये जो सैटेलाइट होगी इसका वेट है 2232 किलो की ये सैटेलाइट है। तो ये आने वाले टाइम में हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करेगी। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। और ये दिवस कौन सा था? ये दिवस था 15 अगस्त, जिस दिन इसरो की स्थापना करी गई थी डॉक्टर विक्रम जी साराभाई के द्वारा। और वही इसरो के पहले चेयरपर्सन भी थे। और इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं आर्यभट्ट। और इसको लॉन्च किया गया था इसरो की स्थापना के 6 साल के बाद, मतलब 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर
और इसरो के चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट हैं ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है AX2 मिशन, और ये इंटरनेशनल स्पेस मिशन है। इसके अंतर्गत पहली बार ऐसे हो रहा है कि किसी सऊदी वुमेन को स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। तो ये है स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, ठीक है। और इनके द्वारा ये जो AX2 मिशन लॉन्च किया जा रहा है, इसमें क्रू मेंबर टोटल 4 हैं। 2 अमरीकी हैं और 2 इसमें सऊदी अरेबियन है। दो दो सऊदी अरेबियन है, पहले उनके बारे में जान लीजिए। एक तो उसमें से महिला है, जो महिला है इनका नाम है रायना बर्नवी, यहां पर मैं लिख देता हूं रायना बर्नवी, ठीक है। और दूसरे जो है वो मेल कैंडिडेट है, इनका नाम है अली अल कारनी, अली अल कारनी। तो ये तो हो गए जो सऊदी अरेबियन है, 2 क्रू मेंबर। इसके अलावा 2 एस्ट्रोनॉट अमरीकी हैं। एक है पैगी विटसन, यहां पर मैं लिखता हूं पैगी विटसन, और दूसरे जो हैं इनका नाम है जॉन शॉफनर, जॉन शॉफनर, ठीक है। और स्पेस एक्स की स्थापना साल 2002 में एलोन मस्क के द्वारा करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। अभी हाल ही में BSNL के द्वारा ये कौन सी कंपनी है जिसको पूरे देश भर में BSNL का 4G नेटवर्क लगाने के लिए 15,000 करोड़ की धनराशि दी गई है। दरअसल ये एक डील है और BSNL ने ये डील TCS के साथ करी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए BSNL का अभी 4G नेटवर्क पूरे भारत में स्थापित नहीं है, तो इसके लिए BSNL चाहता है कि TCS उनके लिए काम करे, और TCS ने इनको कोट किया है 15,000 करोड़। तो 15,000 CR की मदद से BSNL पूरे भारत में 4G नेटवर्क अपना एस्टैब्लिश कर पाएगा। वैसे पहले जो BSNL के नेटवर्क पॉइंट हैं उनको स्थापित किया गया था नोकिया के द्वारा। तो नोकिया ने पूरे भारत में करीब करीब BSNL के 1 लाख नेटवर्क पॉइंट स्थापित किए हैं। उन्हीं 1 लाख नेटवर्क पॉइंट को 4G में कन्वर्ट करेगा टीसीएस। टीसीएस की स्थापना 1968 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। टीसीएस पूरे एशिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है, और अभी हाल ही में टीसीएस के नए CEO अपॉइंट करे गए थे। इनका नाम है कौन? ये है के कृतिवासन, और ये 1 जून से जगह ले रहे हैं किसकी? राजेश गोपीनाथन की। इंडिया विल होस्ट द क्वाड लीडर समिट इन विच ईयर? ये कौन सा वर्ष है जब क्वाड लीडर समिट को भारत होस्ट करने जा रहा है? तो अगले साल भारत इसे होस्ट करेगा 2024 में। जो क्वाड लीडर समिट है इसमें 4 देश हिस्सा ले रहे हैं। एक तो भारत लेता है, इसके अलावा जापान लेता है हिस्सा, अमेरिका लेता है हिस्सा, और ऑस्ट्रेलिया लेता है। इसका फैसला अभी हाल ही में G7 मीटिंग में हुआ है। G7 समिट जो है इस बार का, ये जापान के हिरोशिमा में होस्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी यात्रा पर भी थे अभी 2 दिन के लिए, और यहीं पर यह फैसला लिया गया है। और इस बार की जो क्वाड समिट है और G7 समिट है, दोनों ही जापान में आयोजित किए गए हैं। जापान में किसकी सरकार है? तो ये है फुमिदो किशिदा, इन्हीं की सरकार है जापान में। क्या बता सकते हो G7 की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? चलिए मैं बताता हूँ। G7 की स्थापना 1975 में करी गई थी। G7 7 देशों का एक समूह है। इसमें कौन कौन से देश है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है इसमें मेंबर, कनाडा भी इसका मेंबर है, इटली है इसका मेंबर, और जर्मनी है इसका मेंबर, और इसके अलावा जापान है मेंबर, ठीक है। तो टोटल ये 7 देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं G7 के। अभी हाल ही में विराट कोहली के अलावा दूसरे ऐसे ये भारतीय खिलाड़ी कौन हो गए हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 11,000 रन पूरे किए हैं? तो ये है रोहित शर्मा, द वन एंड ओनली रोहित शर्मा। इन्होंने विराट कोहली के अलावा ऐसा कारनामा किया है बीइंग एन इंडियन बैटर। इसके अलावा अगर बात करें पूरे दुनिया में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, तो पूरे दुनिया में रोहित शर्मा इस अचीवमेंट को प्राप्त करने वाले 7वें खिलाड़ी हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे चल रहे हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल करीब 14,000 रन से ज्यादा बना चुके हैं। दूसरे नंबर पे हैं शोएब मलिक पाकिस्तान के, ये 12,000 से ज्यादा बना चुके हैं। तीसरे नंबर पे है किरण पोलार्ड, ये भी 12,000 से ज्यादा बना चुके हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे अपने विराट कोहली हैं, ये भी 11,000 से ज्यादा बना चुके हैं। 11,800 समथिंग इनका चल रहा है इस टाइम पे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है डेविड वार्नर, ये 11,000 से ज्यादा बना चुके हैं ये भी। एरोन फिंच है इसके बाद, ये भी 11,000 से ज्यादा। और रोहित शर्मा अब जस्ट 11,000 इन्होंने पार किया है। तो टोटल ये 7 खिलाड़ी अब हो गए हैं जिन्होंने T20 में
11,000 अपने पूरे किए हैं। रोहित शर्मा को अभी कुछ टाइम पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कौन सी कंपनी ने? इस कंपनी का नाम है डॉक्टर ट्रस्ट। ये डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। आसाम के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया, इनके द्वारा एक किताब लॉन्च करी गई है जिसका नाम है पार्टीशन्ड फ्रीडम। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस किताब को लिखा है राम माधव ने। और इस किताब की खास बात यह है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उस विभाजन के दौरान बहुत सारी ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज हैं और फैक्ट हैं जो कि लोग नहीं जानते हैं, उनको इस किताब में रिवील किया गया है। और इनके अलावा राम माधव ने पहले भी और किताबें लिखी हुई हैं। इन्होंने एक काफी अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है अनईजी नेबर्स। क्या नाम है? अनईजी नेबर्स। अब ये किसके ऊपर होगी भाई? पाकिस्तान या चाइना? ये किताब चाइना के ऊपर है। ठीक है। और भारत और चाइना के युद्ध के 50 साल के बाद आज क्या कंडीशन है, वो बताती है ये किताब। ये जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है मार्टिन लुइस एमिस। 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। कौन थे ये? डांसर थे, सिंगर थे, समाज सेवक या फिर नॉवेलिस्ट थे? तो ये एक उपन्यासकार थे, लेखक थे। और इनको कई सारे सम्मान जैसे कि जेम्स टैक ब्लैक मेमोरियल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है साल 2000 में। तो काफी बड़े ऑथर थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इसके अलावा इनकी कई सारी बेस्ट नॉवेल्स भी हैं, जैसे कि एक जिसको बड़ी सराहना मिली, लंदन फील्ड। ये इनकी बेस्ट नॉवेल्स में से एक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन से दिन मनाया जाता है हर साल? ये दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। तो इस बार हम लोगों ने सेम डे ही मनाया। और इसकी इस बार की थीम थी क्या? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है कि हम लोग अपनी अर्थ को बचा कर रखें। हमारी अर्थ को हम इसी तरीके से बचा सकते हैं, केवल खुद को बचाने से कुछ नहीं होगा। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, मरीन हैबिटेट्स हैं, उन सबको अगर हम बचा कर रखेंगे तो ही हमारी अर्थ सुरक्षित है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरपर्सन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सबका आना चाहिए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप सीजीएल 2023 देने जा रहे हो जो कि जुलाई के महीने में है, मात्र ले देकर 40 दिन आपके पास बचे हैं, तो ये बैच आपके लिए बेस्ट है। ये लाइव रनिंग बैच है। इसकी खास बात यह है कि इसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस है। इसमें आपको किसी के इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही इस बैच को एनरोल करते हो, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की एक ही बार में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। साथ में जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बची हुई क्लासेस हैं, वो भी 30 मई से पहले यहीं पर कवर हो जाएंगी। साथ में मैं वन लाइनर की लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी आपकी पूरी साइंस की लाइव क्लासेस इसमें चल रही हैं, जो कि जून में 15 से 20 जून के पहले ही खत्म करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। इसके अलावा एग्जाम इंजन में बहुत कुछ है आपके लिए। आप 1500 बेस्ट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस ले सकते हो। आप हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो जो कि अपडेटेड है अब। पॉलिटी का भी अपडेटेड बैच आ चुका है, ये भी रिकॉर्डेड है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है एग्जाम इंजन में, और बहुत ही कम फीस में। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।